संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का माई प्लान ऑफ कैंपेन भारत में दिए हुए भाषणों में से एक चेन्नई में दिया हुआ था, उसका हम पाठ कर रहे हैं। स्वामी जी ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया है। स्वामी जी कहते हैं, मैन नेवर ट्रैवल्स फ्रॉम एरर टू ट्रूथ, मैन ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। मनुष्य कभी गलती से सही की ओर यात्रा नहीं करता, किंतु वो छोटा सत्य से बड़े सत्य की ओर यात्रा करता है। इस बात का एक बड़ा ही गंभीर तात्पर्य है। दिस हैज़ वेरी डीप मीनिंग। हम लोग जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन सिस्टम है। अब एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, अभी उसको तो कुछ आता नहीं है ज़्यादा कुछ। और क्या होता है, बहुत बार हम जब नया क्लास स्टार्ट करते हैं, मैं सेकंड ग्रेड में से थर्ड ग्रेड में आया, तो अभी क्या है कि सब कुछ मेरे लिए तो नया है, सिलेबस नया है, हो सकता है टीचर नए हो। तो अभी मैं जब पढ़ने की शुरुआत करूँगा और यदि मैं गलती करना शुरू करूँगा, तो टीचर दो तरह के टीचर होते हैं। देखिए, एक तरह के जो टीचर होते हैं वो बच्चे को डांटते हैं, कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुमको इतना भी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से वो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है पढ़ाई लिखाई करने का, उसके ऊपर में ही जैसे कि यह लोग आघात कर देते हैं। जबकि दूसरे लेवल के हायर कैटेगरी के टीचर होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, बच्चे को प्रेम से समझाते हैं कि अच्छा, तुमने यह जो मैथमेटिक्स का ये जो प्रॉब्लम, ये जो अभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको यह सब मल्टीप्लिकेशन टेबल याद रखने होते हैं। 1 × 1 इज़ 1, 1 × 2 इज़ 2, 1 × 3 इज़ 3, लाइक दैट। 5 × 1 इज़ 5, 5 × 2 इज़ 10, 5 × 3 इज़ 15। ये दिस मल्टीप्लिकेशन टेबल वगैरह याद रखने हैं। अभी यदि कोई बच्चा भूल जाता है, गलती करता है, तो यह टीचर उसको बड़े प्रेम से समझाएंगे कि अच्छा भाई देखो, तुमने प्रयास तो किया है आगे बढ़ने का, तुम सीखने का साहस तो कर रहे हो, गलती तो होता रहता है, गलती तो जीवन का नियम है, तुम और ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करो तो देखो कि तुम कितना आसानी से यह सब सीख लोगे। फिर ये जो बेटर टीचर होते हैं, उत्तम आचार्य, वे लोग क्या करेंगे, जो बच्चे यदि अच्छा क्लास में परफॉर्म करते हैं, जो लोग मेमोराइज अच्छे से कर लेते हैं, उनको कुछ ना कुछ रिवार्ड देंगे। ये रिवॉर्ड देने की प्रथा इतनी पावरफुल है कि बच्चा ये रिवॉर्ड पाने की अपेक्षा से, अभी रिवॉर्ड देना है तो ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा रुपया दे देना है, कोई महंगी गिफ्ट दे देनी है। क्लास में सबके सामने बुला करके यदि बच्चे की प्रशंसा भी करे कि हाँ भाई, यह तुमने जो किया है मेमोराइज करने का, ये तुमने बड़ा अच्छा कार्य किया। ये हमको पता है कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 10 ये मल्टीप्लिकेशन टेबल याद रखते हैं। तो यदि 1 वाला यदि याद रख लिया मैंने, तो उसको रिवॉर्ड दिया। 2 वाला यदि याद रख लिया, 2 × 1 इज़ 2, 2 × 2 इज़ 4, 2 × 3 इज़ 6। ये 2 वाला यदि याद रख लिया जिस दिन, तो वो उस दिन उसको रिवॉर्ड दिया। यानी कि बच्चा धीरे धीरे करके सीखता है, बच्चा बेबी स्टेप्स लेता है। और टीचर का कार्य है कि यह बच्चे का जो जितने भी बेबी स्टेप्स है, सभी बेबी स्टेप्स की सराहना करना, उसको प्रेज करना, उसको कॉन्फिडेंस देते जाना। भले चाहे क्लास में 50 बच्चे हो, 50 बच्चों में से ऐसा हो सकता है कि 10 बच्चे जो है वो जल्दी से सीख ले और बाकी के 40 बच्चे हैं धीरे धीरे करना सीखे। तो डज नॉट मैटर, ये जो स्लो बच्चे हैं उनको आप सराहते जाइए, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते जाइए। जो पहले 10 बच्चे हैं जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट है, मेमोरी पावर काफ़ी डेवलप है, उनको आप प्रेज कीजिए कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो। तो इस तरह के टीचर हम सब ने देखे हैं, बड़े रेयर होते हैं किंतु होते हैं। बच्चों का बिल्डअप, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, उनकी आत्मश्रद्धा बिल्डअप करेंगे, बच्चों को कहेंगे कि धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करते जाओ, जहाँ पे अटकते हो मुझे पूछो, बार बार गलती करते हो डज नॉट मैटर, कीप ऑन ट्राइंग,
तो ऐसे टीचर को भी देखा है जिनको कि हम उत्तम आचार्य कहेंगे, और अधम आचार्य को भी हमने देखा है। इस अधम आचार्य के पास में इस तरह के टीचर कि बच्चा कुछ भी गलती करता है, मेमोराइज नहीं कर पाता है। आज होमवर्क दिया है कि आपको 3 वाला जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो मेमोराइज करके आना है। तो 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 3 इज 9, ये पूरा मेमोराइज करके आओ। 50 बच्चे हैं इस अधम आचार्य के क्लास में, उसमें से मान लीजिए 15 बच्चों ने मेमोराइज किया और 15 बच्चों ने आधा मेमोराइज किया। पहले 15 बच्चों ने पूरा मेमोराइज किया था, दूसरे आधे 15 बच्चों ने आधा मेमोराइज किया, और फिर 20 बच्चे ऐसे होंगे जो कि कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो अधम आचार्य होगा, वर्स्ट टीचर, वो क्या करेगा? जिन लोगों ने आधा मेमोराइज किया है या तो फिर जिन लोगों ने मेमोराइज कर ही नहीं पाए हैं, सबके सामने बुला करके उसको डांटेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देंगे, कहेंगे कि तुम मूर्ख हो, तुम कभी नहीं सीख पाओगे। तो अभी जब ये टीचर बच्चे को कहता है कि तुम कभी नहीं सीख पाओगे, तो ये इसको कहते हैं रेनफोर्समेंट साइकिल। बच्चे को ऑलरेडी कॉन्फिडेंस लो हो चुका है। आज मैं क्लास में आया हूँ, मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेमोराइज कर लिया है, तो उसको देख करके ऑलरेडी मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है। अभी ऊपर में से टीचर मुझे सबके सामने डांटेंगे, कहेंगे कि तुम महामूर्ख हो, तुम कभी कुछ भी मेमोराइज नहीं करने वाले। तो इसको कहेंगे रेनफोर्समेंट लर्निंग या तो फिर रेनफोर्समेंट साइकिल। वैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस डाउन, ऊपर से टीचर कहेंगे तुम मूर्ख हो, फिर मैं कभी नहीं सीखूंगा। जैसे कि मेरे माइंड के भीतर में एक तरह का ब्लॉक बन जाएगा। जब भी मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल लेकर के बैठूंगा, मेरी आंखों के सामने अंधेरे आना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा भी 1-2 लाइन भी मैंने मेमोराइज करने का प्रयास किया, इमीडिएटली भीतर में से एक ऐसा रेबेलियन आकर के खड़ा होता है, एक ऐसा रेजिस्टेंस आके खड़ा होता है कि यह बच्चा अपनी किताब फेंक करके उठ करके दौड़ करके चला जाएगा वहाँ से। और फिर मम्मी पापा यदि उसके पीछे में लगेंगे, जोर जबरदस्ती करवाएंगे, तो यह रोना धोना शुरू कर देगा और इवेंचुअली ये ट्रबल मेकर हो जाएगा। कुछ न कुछ इस तरह का मिसचीफ करेगा जो कि सबको तकलीफ में डालेगा। भारत की एजुकेशन सिस्टम में हमने कुछ दिनों पहले बात किया था, ऑलमोस्ट आई थिंक अप टू 70% ड्रॉप आउट रेशियो है। उसका मीनिंग है कि यदि आज 100 बच्चे प्राइमरी स्टैंडर्ड में यदि एडमिशन लेते हैं, तो अप टू हाई स्कूल पास करने तक, 12वीं कक्षा 12th स्टैंडर्ड पास करने तक, वो 100 में से मुश्किल से 30 रह जाते होंगे। मैं एग्जैक्ट फिगर भूल गया, किंतु ये ऐसा ही कुछ अलार्मिंग फिगर है, बड़ा ही डेंजरस फिगर है कि 100 में से सिर्फ 30 लड़के 12वीं कक्षा तक पहुंचते हैं, पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक। 70% के आसपास के कुछ ड्रॉप आउट हो जाते हैं। कोई 3rd स्टैंडर्ड में ड्रॉप आउट हो जाएगा, घर में काम करना, खेत मजूरी का काम करना शुरू कर देगा। कोई 5th स्टैंडर्ड में ड्रॉप आउट हो जाएगा, कोई 10th स्टैंडर्ड में हो जाएगा। ऐसा करते करते 12वीं कक्षा तक, 12th क्लास तक जब कोई बच्चा जाते हैं, तो 100 में से मुश्किल से 30 न कि ऐसा कुछ बच्चे रह जाते हैं, स्टूडेंट्स बच जाते हैं। तो इतना हाई ड्रॉप आउट रेशियो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्यों है? क्योंकि यह जो एजुकेशन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि टीचर शुड ऑलवेज एनकरेज अ स्टूडेंट, कीप ऑन एनकरेजिंग, कीप ऑन गिविंग हिम टाइम till eventually this students barriers of resistance break down completely। एक टीचर को एक स्टूडेंट के पीछे सतत लगे रहना चाहिए, सतत उसको आत्मविश्वास दिलवाना चाहिए, सतत उसकी प्रशंसा करती रहनी चाहिए कि अच्छा तुमने आज इतना सा तो किया, कल तुम और ज़्यादा बेटर करके आओगे। कल यदि थोड़ा सा ही किया या नहीं कर पाए, तो परसों दिन और ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करना। ये जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट साइकिल स्टार्ट होनी चाहिए। मान लीजिए यह हमने नेगेटिव रेनफोर्समेंट साइकिल देखा कि ऑलरेडी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स जो है वो आगे बढ़ जा रहे हैं, तो ऑलरेडी मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा।
ऊपर से टीचर डांटेंगे तो बिल्कुल वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट लर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। और उसके सामने पॉजिटिव देखिए, देखिए आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्लास में आकर के मुझे जो मल्टीप्लिकेशन टेबल मेमोराइज करने को कहा गया है मैं नहीं कर पाया हूँ। अभी देखता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वे लोग मेमोराइज कर रहे हैं, उससे मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। किंतु मुझे डांटने की बजाय टीचर कहते हैं कि ओके ठीक है, चलो सभी की मेमोरी, सभी का कंसंट्रेशन, सभी का लर्निंग प्रोसेस इक्वल नहीं होता है। इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ने बड़ा मेहनत करके मेमोराइज किया, दे आर प्रेज वर्थी, उनको प्रेज वर्दी, उनको प्रशंसा योग्य है वो स्टूडेंट। किंतु जो लोग मेमोराइज नहीं कर पाए हैं दे कैन ऑल्सो ट्राई हार्डर एंड हार्डर, भले ही चाहे आज नहीं किए कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों नहीं होगा तो नरसों होगा, इवेंचुअली यू विल मेमोराइज। और फिर उनको क्या है कि थोड़ा सा प्रेज किया कि चलो तुमने एफोर्ट तो किया है, मुझे पता है कि तुम्हारा जो लर्निंग प्रोसेस है थोड़ा सा भले ही स्लो हो किंतु तुम एफोर्ट तो बढ़िया कर रहे हो। ऐसा करके यदि मान लीजिए कि मैं मेमोराइज नहीं कर पाया हूँ किंतु मेरे टीचर यदि मेरी इस तरह से प्रशंसा करते हैं, मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलवाते हैं, मुझे भरोसा दिलवाते हैं, मुझे एक तरह का उत्साह देते हैं, एनकरेज करते हैं, एंथुजियाज्म के साथ में मुझे कहते हैं कि आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, तब मेरे माइंड में एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लूप स्टार्ट होगा। यह पॉजिटिव फीडबैक लूप देखिए कि वो मुझे पीछे में से धक्का लगाएगा, वो मुझे ज़्यादा एनकरेज करेगा स्टडी करने के लिए। यदि आज मैं घर जाता हूँ, कल मैंने जेन्युइनली ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, सही में ज़्यादा टाइम नहीं दिया था क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल मेमोराइज करना अच्छा नहीं लगता है। किंतु आज यदि टीचर ने मेरी प्रशंसा की है, आज टीचर ने कहा है कि मेरी तुम्हारे पर बहुत सारी आशाएं हैं, मेरी आशाओं को भंग मत करना, आई हैव ए ग्रेट होप फ्रॉम यू, डोंट शैटर माई होप्स। यदि इस तरह से टीचर कहते हैं तो आज वो स्टूडेंट शर्मिंदा हो जाएगा, वो स्टूडेंट सोचेगा कि अरे मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करता हूँ या मैं होमवर्क करने में इसको फांकीबाजी करता हूँ या तो फिर मैं मेमोराइज नहीं कर पाता हूँ, इसका मुझे जितना दुख है उससे ज़्यादा दुख तो मेरे टीचर को है। तो टीचर को मुझे शर्मिंदा नहीं करना, टीचर की जो आशाएं मेरे पे है उसको मुझे बिगाड़नी नहीं है, टीचर को मुझे खुश रखना है। ऐसा करके ये लड़का घर आएगा और ज़्यादा मेहनत करके मल्टीप्लिकेशन टेबल मेमोराइज करना शुरू करेगा। देखिए, मैं इस तरह की कहानी मेरे फैमिली में ही हुई है। मेरे एक अंकल थे, है अभी भी, तो वो जब अप टू 9th स्टैंडर्ड अप टू 10th स्टैंडर्ड उनका परफॉर्मेंस बड़ा ही पुअर था, एकेडमिक परफॉर्मेंस। किंतु फिर जब 10th स्टैंडर्ड में आए तभी उनको पता चला कि देखिए अभी ये तो पूरा कैरियर अपना बिल्डअप करना है, यदि आपका कैरियर बिल्डअप नहीं करेंगे तो आप फैमिली को हेल्प कैसे करेंगे, आप लोगों के ऊपर में, अपने परिवार के ऊपर में एक बर्डन होकर के रह जाएंगे। तो इस तरह से ऐसा कुछ उनको भीतर में एनकरेजमेंट मिला कि ही एक्सेल्ड इन ऑल द एकेडमिक पैरामीटर्स। वो 10th स्टैंडर्ड में इतना मेहनत करके उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लाए और आज फिर उन्होंने बहुत अच्छी कॉलेज में, बहुत अच्छे सिलेबस में उनको एडमिशन मिला। आज वो पूरे एक ग्लोबल एग्जीक्यूटिव है, मैंने एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में है, अमेरिका में रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं प्लेन में, एवरी वीक एवरी मंथ आधा जगत वो घूम लेते हैं। तो अब देखिए कि उनका जो प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड था और बात का एकेडमिक रिकॉर्ड, भीतर में से यदि कोई आपको बिठा करके सांत्वना देता है, आपको यदि भरोसे के दो वचन कहता है, आपके ऊपर में अपनी आशाएं बांधता है कि देखो भाई तुम अच्छा करोगे तो मुझे भी खुशी होगी, तो यह जब प्रेम किसी को मिलता है तो प्रेम के बंधन में हम लोग ज़्यादा मेहनत करने की शुरुआत करते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट साइकिल, पॉजिटिव फीडबैक और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट लर्निंग। अभी देखिए कि स्वामी जी का यह जो स्टेटमेंट है कि मैन नेवर प्रोग्रेसेस फ्रॉम एरर टू ट्रूथ बट मैन ऑलवेज प्रोग्रेसेस फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। मनुष्य कभी गलती से सही की ओर यात्रा नहीं करता
मनुष्य हमेशा निम्न सत्य से उच्च सत्य की ओर यात्रा करता है। यह कितना इम्पोर्टेंट है। यदि मैं किसी को कहता हूं तुम गलत हो, किंतु एक काम करो, तुम यह करो, तो तुम सत्य ठीक करना शुरू करोगे। तो पहले ही यदि आपने किसी को बोल दिया कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, इमीडिएटली उसके माइंड में एक नेगेटिव फीडबैक आना शुरू होगा। उसका माइंड जब भी वो कार्य करना चाहेगा, उस भीतर में से एक इस तरह का रेजिस्टेंस खड़ा करेगा कि वो आदमी उसको कर ही नहीं पाएगा। किंतु जिस तरह से स्वामी जी का फॉर्मूला है, हम किसी को कहे कि भाई तुम जो कर रहे हो उसमें गलत कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारा जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, तुम्हारा जो उस कर्मों का प्रवाह है, संस्कार का जो बंधन है तुम्हारे ऊपर में, उससे तुम यह कार्य कर रहे हो। किंतु तुम यू कैन डू बेटर, यू कैन डू मच बेटर इफ यू फॉलो दिस मेथोडोलॉजी। यदि उसको इस तरह से पॉजिटिव वे में कहेंगे तो यह आदमी एनकरेज होगा उस कार्य को करने के लिए। तो यहाँ पे भी देखिए कि स्वामी जी जब ये माई प्लान ऑफ कैंपेन प्रवचन के बारे में जो कह रहे हैं, प्रवचन में जो कह रहे हैं, उस समय की जो रिफॉर्म सोसाइटीज थी, आज की लैंग्वेज के एनजीओ, तो एनजीओ या तो फिर ये सोशल एक्टिविस्ट, आजकल की लैंग्वेज में इनको हम एक्टिविस्ट भी कहते हैं, या तो फिर ये लिबरल एक्टिविस्ट वगैरह वगैरह जो शब्द है आजकल के, तो उसी तरह की ये रिफॉर्म सोसाइटीज थी उस समय की। और आजकल के एक्टिविस्ट की तरह ही ये रिफॉर्म सोसाइटी का एक बहुत बड़ा कार्य था भारतीय समाज को, इंडियन सोसाइटी को, दिन जैसे ही दिन हुआ, सुबह हुई, सुबह से लेकर के रात तक भारतीय समाज को गाली देना, समाज की निंदा करना, समाज अंधश्रद्धा में डूबा हुआ है, समाज में जो कुछ भी हो रहा है वो सब गलत है, सब हटा दो यहाँ से, सब कुछ फेंक दो, पुरानी प्रथाएं, पुराने आचार, पुराने विचार, पुरानी ट्रेडिशन, पुराना कल्चर, अपना सनातन हिंदू धर्म, सब कुछ खत्म कर दो और ये यूरोपियन थिंकिंग, यूरोपियन आइडियोलॉजीज, यूरोपियन फिलोसॉफी, यूरोपियन रिलीजन भारत में लाकर के इनके सर पे बिठा दो, तभी भारत का कुछ अच्छा होगा। तो यह रिफॉर्म सोसाइटीज या तो आज की लैंग्वेज में एनजीओ या तो एक्टिविस्ट सुबह से लेकर के रात तक अपने भारतवासियों को, इंडियंस को जो गाली देते थे, क्रिटिसाइज करते थे, स्वामी जी कहते हैं कि फिर ये अपने जो इंडियन ऑर्थोडॉक्स है उन लोगों के भीतर में ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट स्टार्ट हो गया। वो अभी ये मेरा एनालिसिस है, स्वामी जी का नहीं, किंतु मैं कहता हूँ स्वामी जी के आइडियाज़ के अनुसार कि यदि कोई इस तरह से आपको गाली देगा, क्रिटिसाइज करेगा, तो आपके भीतर में रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से आप देखिए कि भारत में फिर ये जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं उनको जैसे कि एक ईंधन मिला, उनको एक फ्यूल मिला, और वो इसी रिफॉर्म वालों के सामने इतना ही डट करके उनकी निंदा करने लगे। परिणाम यह आया, स्वामी जी कहते हैं कि भारत में एक इस तरह का लिटरेचर, इस तरह का एक एटमॉस्फेयर खड़ा हुआ जहाँ पे ये लिबरल एक्टिविस्ट या तो रिफॉर्म सोसाइटी दिन रात हमारे ऑर्थोडॉक्स लोगों की निंदा करते हैं, और ये जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वो इस तथाकथित सो कॉल्ड लिबरल्स की निंदा करना शुरू करते हैं। पूरा वातावरण बिगड़ गया है यहाँ का। तो स्वामी जी कहते हैं कि देखिए, पहले तो यह समझिए कि यह प्रॉब्लम आया कहाँ से है भारत की इस सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सिविलाइजेशन में। तो वो प्रॉब्लम का प्रारंभ हुआ, देखिए कि यहाँ पे किसी एक व्यक्ति या किसी एक धर्म को निंदा करने की बात नहीं है। यहाँ पे इस लेक्चर में स्वामी जी ने बुद्धिज्म के बारे में बोला है कि बुद्धिज्म में डिटीरियोरेशन, डिग्रेडेशन आया, दैट वाज उसकी वजह से भारत में फंडामेंटल कमजोरियां आना शुरू हुई। किंतु फिर यदि स्वामी जी के सभी लेक्चर्स को एज ए होल देखेंगे, स्वामी जी का जितना भी ये कंप्लीट वर्क्स है, कंप्लीट वर्क्स को एज ए होल देखेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि स्वामी जी का माइंड है एक साइक्लिकल थियरी पे कार्य करता है। पहले एक वैदिक युग था, ये वैदिक युग में जो एक ग्रेटनेस थी वो तो हमको सबको पता है, हम लोग उसको सत्य युग कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, कृत युग कहते हैं इसको। किंतु इसी वैदिक युग में डिटेरियोरेशन आया, ये बलि प्रथा,
फिर ये कर्मकांड, यह सब इतना लोगों के ऊपर में, फिर ये जाति नाती प्रथा, यह सब इस तरह से क्रिस्टलाइज होने लगा कि समाज इसके भार के नीचे में, बीनीथ द बर्डन ऑफ ऑल दिस कर्मकांड, अपना समाज डूबने लगा। तो फिर इस समाज का उद्धार करने के लिए भगवान बुद्ध आए। स्वामी जी का एक जो बड़ा पावरफुल शार्प इंसाइट है, एनालिसिस है। स्वामी जी क्या कहते हैं कि यही ब्राह्मण लोगों ने अपनी तीव्र मेधा शक्ति के माध्यम से, तीव्र विद्वत्ता के माध्यम से, बुद्धिमत्ता के वजह से उन्होंने माया का पर्दाफाश करके माया के भीतर में, माया के परे जो आत्मन है या ब्रह्मन है, उसको तो हमने पहचान लिया ब्राह्मण लोगों ने। किंतु समहाउ, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि जिस ब्राह्मण ने आत्म तत्व साक्षात्कार किया है, या तो फिर जिस ब्राह्मण ने ब्रह्म तत्व साक्षात्कार किया है, वो ब्राह्मण सेल्फिश कैसे हो सकता है? कि ऐसा किस तरह से हो गया कि इस ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व या तो फिर ईश्वर तत्व को उन्होंने कर्मकांड के भीतर में इस तरह से बांध दिया कि ये जो आम आदमी है उस तक ये न पहुंच पाया। तो इसका रीजन भी कल हमने देखा कि देखिए कि हरि महाराज को, हम स्वामी जी ने खुद ने कहा कि ही इज एन आइडियल ब्राह्मण, किंतु यही अभी ऐसा कोई हरि महाराज के ऊपर में इस तरह का दोषारोपण नहीं कर सकता। नो वन कैन एक्यूज हरि महाराज कि वो छोटे हृदय के हैं, दूसरों के प्रति उनके मन में द्वेष है या फिर दूसरों की निंदा करते हैं। उनका तो विराट हृदय था। किंतु ये जो ब्राह्मण माइंड जो होता है, वो बाय डिफॉल्ट, बाय इट्स वेरी नेचर इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है। यदि अंतर्मुखी है बोल करके ही तो वो ब्राह्मण है, बोल करके ही तो वो घंटों के भर घंटों शास्त्र पाठ, वेदाभ्यास कर सकता है। अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है बोल करके ही आवर्स आफ्टर आवर्स, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन वो एक जगह पे बैठ करके मेडिटेशन कर सकता है, जप ध्यान कर सकता है। ये अंतर्मुखी मन जो होता है वो ब्राह्मण की स्पेशलिटी है। अभी इसी ब्राह्मण को यदि आप कहा जाए कि इसको, आपको हिंदुइज्म को एक मिशनरी रिलीजन में कन्वर्ट कर दीजिए, देश विदेश में जाकर के आपने ये जो महत ब्रह्म तत्व खोज निकाला है उसका प्रचार कीजिए, तो ब्राह्मण नहीं कर पाएगा। उसका नेचर ही इस तरह का है। उसके लिए आपको एक कर्मी चाहिए, एक क्षत्रिय चाहिए, एक कर्मठ पर्सन, एक्सट्रोवर्ट पर्सन चाहिए। तो यह एक्सट्रोवर्ट या तो फिर कर्मी या तो क्षत्रिय अपनी ही परंपरा में प्रकट हुए थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण। तो भगवान राम और कृष्ण ने इसका फैलावा तो किया ब्रह्म तत्व का, किंतु एक समय एक ऐसा आया कि जो जैसे संसार का नियम ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जिस तरह से एक इंडिविजुअल के साथ में यह होता है कि उसका बर्थ भी होगा, ओल्ड एज भी होगा, डिसीज भी होगा और डेथ भी होगा। तो इसी तरह से एक सिविलाइजेशन के साथ में भी यही होता है, और राइज होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, इवेंचुअली डिक्लाइन एंड डेथ होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज, जिस तरह से इंडिविजुअल के साथ में कार्य करते हैं वैसे ही सिविलाइजेशनल लेवल पे भी कार्य करते हैं। तो वो वैदिक एज का, वैदिक युग का एक अंत तो आना ही था, आया। भगवान बुद्ध का राइज हुआ। भगवान बुद्ध का हृदय, क्षत्रिय थे तो उनका हृदय इतना विशाल था कि घर घर, गांव गांव, शहर शहर जाकर के, एक राज्य से दूसरे राज्य जाकर के उन्होंने इस ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। या तो फिर कहेंगे कि भगवान बुद्ध का कॉन्सेप्ट बड़ा ही क्लियर था कि ये ब्रह्म तत्व क्या है, उसको समझाने की वजह कि ब्रह्म तत्व को किस तरह से प्राप्त किया जाए, मोर प्रैक्टिकल। ब्राह्मण जो होते हैं थियोरेटिकल होते हैं, पूरा ब्रह्म तत्व क्या है, माया क्या है, जीव जगत, ईश्वर क्या है, ये पंच महाभूत क्या है, पंचकोश क्या है, पंच प्राण क्या है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, 24 तत्व, सब कुछ ये पंचकोश वगैरह वगैरह, पूरा जगत का वो इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करेंगे, बिकॉज दे आर मच मोर एकेडमिकली थियोरेटिकली ओरिएंटेड। जबकि ये क्षत्रिय होते हैं, बड़े प्रैक्टिकल होते हैं कि इस कार्य को करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस यदि मुझे यह मेरा गोल है तो हाउ टू अचीव दिस गोल। तो ये 24 तत्वों का आप जीवन भर एनालिसिस करते रहेंगे, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। जैसे ठाकुर ने कहा
कि आप एक आम के बागान में जाते हैं और फिर यदि आप कितने पेड़ है आम के बागान में, उस पेड़ की कितनी डालियां हैं, उस डालियों के ऊपर में कितने पत्ते हैं, यह गिनते रहेंगे तो आम तोड़ करके आम खा करके हृष्ट पुष्ट कब होंगे। किंतु ये ब्राह्मण का माइंड है, थियोरेटिकल एनालिटिकल, कि कितने पेड़ है, कितनी डालियां हैं, कितने पत्ते हैं, किसका गार्डन है, कब इसको लीज पे लिया गया, किसका मालिकी है, क्या उसका फ्यूचर है, वगैरह वगैरह वगैरह। किंतु क्षत्रिय है एकदम प्रैक्टिकल है। वो आम जैसे ही वो आम मैंगो गार्डन में जाएगा, आम के बागान में जाएगा, उसका सबसे पहला टारगेट है आम को तोड़ो और आम को खाओ, बाकी सब भूल जाओ। यदि आम खाने के समय में जब हम रुष्ट पुष्ट होंगे, ऑटोमेटिक मेरा माइंड सुपर कॉन्शियस के साथ में कनेक्ट हो जाएगा और ये सुपर कॉन्शियस में से जो भी नॉलेज आना है वो आना शुरू हो जाएगा। वही नॉलेज मुझे चाहिए जिसकी मुझे आवश्यकता है। झूठ मूठ का दुनिया भर का कचरा इकट्ठा करने से कोई काम नहीं है। सो ये जो प्रैक्टिकल क्षत्रिय और ये थियोरेटिकल ब्राह्मण, ये विद्वत ब्राह्मण और उदार हृदय क्षत्रिय, यह जो था अपना भूतकाल, यह भूतकाल में देखिए कि भगवान बुद्ध के आने से एक स्प्लिट खड़ा हुआ। पहले तो क्षत्रिय और ब्राह्मण एक ही समाज के एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के एक तरह से कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंटरी थे, दोनों मिला करके हार्मनी से इस सोसाइटी को चलाते थे। किंतु बुद्धिज्म के आने से क्षत्रिय ब्रांच ने एक तरह से ब्राह्मण ब्रांच को साइड पे कर दिया। एक क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में एक डिवीजन खड़ा हुआ। ये उदार हृदय क्षत्रिय जो कि प्रैक्टिकली आपको बताते हैं कि आपके जीवन में यदि दुख है तो ये अष्टांग मार्ग को अनुसरण करके दुख का निवारण कीजिए, निर्वाण प्राप्त कीजिए, सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। जबकि ये ब्राह्मण जो ब्रांच थी वो एक इस तरह के कर्मकांड, विधि विधान और थियोरेटिकल ये सब रिग्मारोल में डूब गई कि फिर वो जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, शंख चक्र गदा पद्म, पद्म चक्र शंख गदा, ऐसा ही करते रहेंगे दिन भर। ये पूरा आपका रिलीजन किचन में चला गया है। तो क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये थियोरेटिकल एंटेंगलमेंट में ऐसा डूब गए कि ये विशिष्ट द्वैत है, न कि अद्वैत है, न कि द्वैत है, न कि ये भेदा भेद है, अचिंत्य भेदा भेद है, न कि ये क्या है। इतनी सारी थियरी एक के बाद एक खोजते रहे। यहाँ पे जन समाज जो है दिन प्रतिदिन गरीबी में, बेकारी में एक तरह से डूबा जा रहा है, उसकी जैसे कि कोई फिक्र ही नहीं। तो यह जो स्प्लिट कि एक और अपने पास में प्रचंड विद्वत्ता है, किंतु इस विद्वत्ता को हम प्रॉपरली लोगों के कल्याण तक चैनलाइज नहीं कर पाए। चैनलाइज करने वाले जो प्रैक्टिकल क्षत्रिय लोग थे उन्होंने अपना घर अलग जाकर के बसा लिया। कहते हैं कि ब्राह्मणों के साथ में हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्वामी जी का जो एनालिसिस है, स्वामी जी कहते हैं कि दिस स्प्लिट बिटवीन ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस, दिस स्प्लिट बिटवीन थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रह्म तत्व एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इट, यह जो स्प्लिट है उसी ने जैसे कि भारत देश को डुबा दिया। और जब धीरे धीरे करके जैसे काल चक्र घूमता है तो काल चक्र के साथ में बुद्धिज्म में भी डिटेरियोरेशन आना शुरू हुआ। उस समय शंकराचार्य का उदय हुआ। शंकराचार्य का देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट अवदान क्या है। सबसे पहले जो हमने वो कॉन्सेप्ट समझा था, स्वामी जी कहते हैं कि मैन नेवर ट्रैवल्स फ्रॉम एरर टू ट्रूथ बट फ्रॉम लोअर टू ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। तो शंकराचार्य ने आकर के यह जो स्वामी जी के समय में जो भारत की अवदशा थी, डिटेरियोरेशन, डिक्लाइन हो रहा था, वही शंकराचार्य के समय में भी था। स्वामी जी कहते हैं कि आज से 1000 गुना डेंजर, 1000 गुना डिटेरियोरेशन एंड डिग्रेडेशन उस समय था। किंतु क्या शंकराचार्य ने भारतीय समाज को गाली दी? क्या शंकराचार्य ने ऐसा कहा कि आप लोग झूठ मूठ के बुद्धिस्ट क्यों हो गए, आप लोगों ने ये ब्राह्मण लोगों को क्यों त्यज दिया, आप लोगों ने क्यों हमारी थियोरेटिकल सिस्टम को छोड़ दिया, ऐसा मत कीजिए, फिर से ब्राह्मण हो जाइए, या तो फिर से ये जाति नाती प्रथा में आ जाइए। इस तरह से भारतीय समाज की, इंडियन सोसाइटी की निंदा या तो फिर क्रिटिसिज्म शंकराचार्य ने कभी नहीं किया। शंकराचार्य का एग्जैक्टली स्वामी जी वाला ही मत था। शंकराचार्य हो न कि रामानुजाचार्य हो, जितने भी आचार्य हो, आपस में जो थियोरेटिकल एकेडमिक वाद विवाद आर्ग्यूमेंटेशन चाहे जितना भी इनका चलता रहता हो,
इन सब का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा ही क्लियर था। ये लोग कहते हैं कि मनुष्य की जो जर्नी है, ह्यूमन सोल, द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द ह्यूमन सोल, इट इज ऑलवेज फ्रॉम डिविनिटी टू डिविनिटी। एक धीरे धीरे करके हमारा जो आत्मन है या तो फिर आत्मन प्राप्ति का हमारा जो मार्ग है वो इवोल्व होता जाता है, मनुष्य इवोल्व होता है। यानी कि आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से मैं ग्रेटर और ग्रेटर होता जाऊँगा। आज हमारे सामने एक बंदर है या एक चिड़िया है या एक हाथी है या एक घोड़ा है, हम क्या उनको यह कहेंगे कि तुम जो कर रहे हो हाथी बन के गलत कर रहे हो, तुमको तो मनुष्य होना है? ऐसा हम नहीं कहेंगे। हिंदू धर्म कहता है कि देखिए 84,000 न कि 84 कोटि न इतनी योनियां है, इतने बर्थ है जो कि आपको लेने पड़ेंगे वन आफ्टर अनदर इन ऑर्डर टू इवोल्व टूवर्ड्स ह्यूमन। ये जो मनुष्य जन्म लेना है यदि, तो इतने कोटि कोटि जन्मों से आपको गुजरना होगा। तो वो तो इवोल्यूशन है। आज वो बंदर है न कि हाथी है न कि मछली है, तो क्या हो गया? इतने कोटि जन्मों के बाद में उसको धीरे धीरे करके मनुष्यत्व की ओर आना ही है। ये तो रूल ऑफ नेचर है। उसको आप ऐसा मत कहिए कि तुम गलत कर रहे हो, कहिए कि तुम्हारे सामने इवोल्यूशन के बहुत सारे स्टेप है। ईश्वर के ऊपर में भरोसा रख करके आत्मश्रद्धा पुरुषार्थ से तुम एक के बाद एक स्टेप्स आगे बढ़ते जाओ। सो दिस इज द की इनसाइट अबाउट शंकराचार्य इन स्वामी जी's माइंड। स्वामी जी कहते हैं कि अनलाइक टुडेस लिबरल्स, आजकल के लिबरल या रिफॉर्म सोसाइटी है, उनका जो पहला ही कार्य होता है सुबह को चाय पीने के साथ साथ में ही इंडियंस को गाली देना, क्रिटिसाइज करना, ऐसा नहीं कर करके ये जो उस समय के शंकराचार्य गण थे, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, इन सबके हृदय में मनुष्य के प्रति अनंत प्रेम था। इन सबके होठों के ऊपर में भारतीयों के लिए आशीर्वचन के अलावा और कुछ नहीं था। इन सबके मन में अपने जीवन का एक ही मकसद था कि हिंदू समाज को किस तरह से उत्थान किया जाए, हिंदू समाज को किस तरह से प्रगति की ओर ले लिया जाए। तो ये जो पॉजिटिव उनका आइडिया था, इसका रिजल्ट अपने समाज पे ये पॉजिटिव फीडबैक के लूप में होना शुरू हुआ। अपना हिंदू समाज धीरे धीरे करके इन आचार्य गण, यानी कि यहाँ पे स्वामी जी सिर्फ शंकराचार्य की बात नहीं करते हैं, स्वामी जी ये रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, जितने भी आचार्य है सभी के बारे में कहते हैं कि इस आचार्य गणों का हिंदू समाज के पर जो प्रेम था, एक तरह का कंपेशन था, एम्पैथी था, इसकी वजह से हमारा हिंदू समाज इन आचार्य गणों के कहे अनुसार ये जो डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था उसको छोड़ करके धीरे धीरे करके ये हिंदू धर्म के जो सनातन सत्य है, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, ईश्वर तत्व, इसकी ओर धीरे धीरे करके वापिस आना शुरू हुए। फिर से योग और वेदांत को अपना फंडामेंटल धर्म के रूप में, फंडामेंटल स्पिरिचुअल पाथ के रूप में स्वीकार किया। तो यह जो बुद्धिज्म से पूरी प्रजा को हिंदुइज्म की या तो फिर ये सनातन धर्म की ओर लाने की यात्रा है, कहीं पे भी आप यह नहीं देखेंगे कि आचार्यगण भारतीय प्रजा को गाली दे रहे हैं, आचार्यगण या तो फिर इवन बुद्धिस्ट को गाली दे रहे हैं। वाद विवाद करते हैं, आर्ग्यूमेंटेशन करते हैं, कहते हैं कि हमारी थियरी उनकी थियरी से बेटर है, हमारा कॉन्सेप्ट उनके कॉन्सेप्ट से बेटर है, आर्ग्यूमेंट करते हैं। किंतु उन लोगों का सब कुछ गलत है, वे लोग भ्रम में पड़े हुए हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं। उनको गाली देना, उनकी निंदा करना, उनको कर्स देना, श्राप देना, इस तरह से श्राप ये लोग कभी नहीं देते। जो कि आजकल के जो लिबरल रिफॉर्म वाले जो है, वे लोग दूसरों के साथ में जब भी बात करेंगे वो श्राप दे करके ही बात करेंगे, निंदा करके ही बात करेंगे। और जैसे ही आपने प्रजा को श्राप देना शुरू किया, प्रजा को कर्स करना, प्रजा का क्रिटिसिज्म करना शुरू किया, पीपल विल अप इन आर्म्स अगेंस्ट यू। इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि लोग एकदम इकट्ठा होकर के आपका विरोध करना शुरू कर देंगे। फिर वे लोग कहेंगे कि अच्छा, यह आदमी मुंह से तो हमारे कल्याण की बात करता है, किंतु इसके हृदय में हमारे प्रति धिक्कार के अलावा और कुछ नहीं है। इन हिज हार्ट ही हेट्स अस। तो इमीडिएटली लोग क्या करेंगे कि वो जितने भी रिफॉर्मर हैं उनकी अच्छी बातें भी होगी,
उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनके मुंह पे तो अच्छी बातें हैं, हृदय में हमारे प्रति धिक्कार के अलावा और कुछ नहीं है। तो यह जो साइकोलॉजी समझनी है, रिफॉर्म साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ रिफॉर्म, यदि आपको किसी को ठीक करना है, किसी को आपको अच्छे रास्ते पे ले जाना है, तो आपको उसके प्रति प्रेम चाहिए। यह प्रेम यदि नहीं होगा तो आपका किसी का भी कल्याण नहीं कर पाएंगे। उत्तम आचार्य, अधम आचार्य। अधम आचार्य जो होगा एक इस तरह का टीचर कि जो कि क्लासरूम में जाकर के बच्चों को सिखाता तो है, किंतु उसके मन में सब समय बच्चों के प्रति एक तरह का क्रोध, एक तरह की घृणा, एक तरह का हेट्रेड दिखने को मिलेगा। बात बात में बच्चों को डांटेगा, बात बात में बच्चों को मारेगा, बात बात में बच्चों की निंदा करेगा। ऐसे टीचर देखे हैं, ऐसे बॉस भी हमने देखे हैं। वर्क प्लेस में जाइए, कहाँ पे भी जाइए, ये जिसके भीतर में इस इतना एक गुस्सा, क्रोध या तो फिर रेज जिसको कहते हैं, ये भरा हुआ है कि वो छोटी छोटी बातों में वो प्रकट हो जाता है। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट में ना अपने माइंड में नेचुरली एक तरह का रेजिस्टेंस खड़ा हो जाएगा। हम उसकी बात ही सुनना बंद कर देंगे यदि वो हमारे भले के लिए भी कुछ कहता होगा, किंतु साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है कि वो उसको सुनेगा ही नहीं। जबकि ऐसा कोई टीचर, ऐसा कोई बॉस या तो फिर ऐसा कोई सीनियर सुपीरियर जिसके हृदय में हमारे प्रति प्रेम है, हमारे प्रति करुणा है, हमारे प्रति एक तरह की सहानुभूति है, तो ये सहानुभूति के साथ में जब वो हमारे साथ में बात करेगा, ये ह्यूमन हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट ऐसा है कि इमीडिएटली हम उसकी बातों को ग्रहण करेंगे, इमीडिएटली हम उसकी बातों को फॉलो करना शुरू करेंगे। तो यदि आपको समाज में रिफॉर्म लाना है, तो समाज के प्रति यदि आपके मन में ये घृणा बैठ गई है, समाज के प्रति ये जो एक हेट्रेड आपके हृदय में बैठ गई है, उस हेट्रेड को दूर करना होगा, उस घृणा को दूर करना होगा, और फिर उनके प्रति आपके हृदय में सहानुभूति प्रकट करनी होगी। तभी तो आप लोगों को अपनी बात मनवा पाएंगे। यदि मैं किसी के भले के लिए कुछ कहता हूं, तो डोंट थिंक कि वो मेरी बात इमीडिएटली सुन लेगा, वो मेरे हृदय में देखेगा। ये मनुष्य का स्वभाव है। आप खुद देखिए कि आप अपने सीनियर की बात जब सुनते हैं तो आप क्या देखते हैं, क्या उसके शब्दों को सुनते हैं कि उसके हृदय को सुनते हैं? हमेशा ये देखिए, हम लोगों के साथ में भी माँ पिताजी की बात हम लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उनके हृदय की जो हमारे प्रति सहानुभूति है वो दिखती है, हमारे प्रति सहानुभूति का गान है, उसको हम श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं। किंतु ऐसे किसी को देखेंगे जो कि हमको धिक्कारता है, किंतु वो मुंह पे चाहे जितनी भी अच्छी बातें बोले, हम उसको सुनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके शब्द से ज्यादा हम उसके हृदय को देखते हैं। मैंने खुद के जीवन में इस तरह से दोनों तरह के लोगों का मुझे परिचय मिला है। कोई कोई लोग होते हैं, सीनियर होते हैं, जिसके साथ में मैं काम करता हूँ, हर छोटी छोटी बातों में ये लोग क्रिटिसाइज करेंगे, हर छोटी छोटी बातों में निंदा करेंगे। वो प्रोफेस करेंगे कि हाँ मैं तो तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, मैं तो इस आश्रम का अच्छा चाहता हूँ, या तो फिर मैं इस इंस्टीट्यूशन का अच्छा चाहता हूँ। किंतु आपको एक से 2 दिन लगेंगे मुश्किल से, एट द मोस्ट, कि उसके हृदय में क्या है वो समझने के लिए। जबकि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि भले ही चाहे हमको डांटता भी हो, किंतु हमको पता चल जाएगा कि इसके हृदय में हमारे प्रति प्रेम है, तो उसकी डांट भी ना हमको डांट नहीं लगेगी। ये ठाकुर है, स्वामी जी है, कितना डांटते थे लोगों को। स्वामी जी और राजा महाराज की तो कितनी सारी कहानियां हैं इस तरह की, कि एक बार हुआ कि बेलूर मठ में वो घाट बना रहे हैं, तो वो घाट बनाते बनाते अभी ऐसा हुआ कि उस समय विज्ञानानंद जी महाराज बेलूर मठ में थे। तो स्वामी जी ने स्वामी विवेकानंद ने विज्ञानानंद जी महाराज को कहा कि अच्छा पेशन, वो विज्ञान महाराज को पेशन करके बुलाते थे, तो अच्छा पेशन एक काम करो, तुम मुझे इसका घाट का जो कंस्ट्रक्शन का बजट है मुझे एस्टिमेट दे दो। तो विज्ञान महाराज तो उस समय डिस्ट्रिक्ट वो इंजीनियर थे अपने पूर्वाश्रम में साधु होने से पहले, तो उन्होंने ये घाट बनाने का एक एस्टिमेट स्वामी विवेकानंद को दे दिया। अभी स्वामी जी ने एस्टिमेट देखा, कहा अच्छा ठीक है, चलो ये एस्टिमेट विद इन अवर मीन्स, अपने पास में जितना फंड है तो उसमें ये हो जाएगा। फिर स्वामी जी ने राजा महाराज को बुलाया, स्वामी ब्रह्मानंद वो ठाकुर के मानस पुत्र और बेलूर मठ के उस समय के प्रेसिडेंट। तो स्वामी जी तो ऑलमोस्ट रिटायर हो गए थे, किंतु स्वामी जी का पावर इतना ही था। तो स्वामी जी ने राजा महाराज को बुला करके कहा कि देखो राजा, पेशन घाट बना रहा है, तुम देखना, सब सुपरविजन करना, अकाउंटिंग वगैरह मेंटेन करना।
अभी यहाँ पे ऐसा हुआ कि स्वामी जी तो फिर हजार कार्य में बिजी रहते हैं। यहाँ पे वो घाट बनने की शुरुआत हुई। विज्ञान महाराज बनाते बनाते थोड़े ही दिन में पता चल गया कि स्वामी जी को जो एस्टिमेट दिया है उससे 2-3 गुना ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो वो बड़े टेंशन में आ गए। राजा महाराज के पास में जाकर के कहा कि देखिए, मैंने तो जो एस्टिमेट दिया था उससे तो 2-3 गुना खर्चा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो राजा महाराज ने कहा, तुम चुपचाप काम करो, स्वामी जी को यदि कोई भी उत्तर देना है तो मैं उत्तर दे दूंगा, तुम निश्चिंत रहो। तो ठीक है, यहाँ पे विज्ञान महाराज घाट बना रहे हैं, राजा महाराज अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों के बाद में स्वामी जी ने एकाएक राजा महाराज को पूछ लिया कि अच्छा राजा, बताओ तो वो जो घाट जो बन रहा है कितना खर्चा हुआ, उसमें क्या एस्टिमेट के अनुसार किस तरह से टेली हो रहा है। तब राजा महाराज ने स्वामी जी को कहा कि हमने जितना एस्टिमेट किया था उससे 2-3 गुना हो रहा है, किंतु मैं मैनेज कर लूंगा। मैंने आपको बताया नहीं, आपको टेंशन में नहीं डालना चाहता था, मैं मैनेज कर लूंगा। किंतु ये तो थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने जैसे ही सुना कि एस्टिमेट से इतना ज़्यादा खर्चा हुआ है, वैसे ही विस्फोट हुआ और फिर उन्होंने राजा महाराज को जो डांटना शुरू किया है, बाप रे, कच्चा पुच्चा आदमी यदि होगा तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा। इतनी भयानक डांट उन्होंने राजा महाराज को लगा दी। यहाँ पे वो विज्ञान महाराज चुपचाप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वो बोल रहे हैं, स्मृति कथा में वो कह रहे हैं, देखिए गलती मेरी थी किंतु डांट पड़ रही है राजा महाराज को। और राजा महाराज चुपचाप सब सुन रहे हैं, कोई उसमें विरोध नहीं कर रहे, कोई प्रतिवाद नहीं कर रहे, कुछ नहीं। और जैसे स्वामी जी की डांट बंद हुई, अब राजा महाराज अपने कमरे में गए, कमरे का दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर में लेट करके रोने लगे कि देखिए कि उन्होंने तो जीवन सब कुछ ठाकुर के चरणों में अर्पित कर दिया। स्वामी जी के प्रति इतना उनका श्रद्धा है। तो स्वामी जी ने खुद ने कहा है कि मेरे प्रति यदि किसकी सबसे ज़्यादा निष्ठा होगी तो वो राजा की है। तो यही राजा महाराज को स्वामी जी इतना बुरी हद से डांटेंगे, कैसे वो मैंने सहन हो पाएगा। राजा महाराज तो वैसे ही तो वो कोमल हृदय के थे, तो बिस्तर में लेटे लेटे रो रहे हैं। यहाँ पे स्वामी जी को एकाएक अक्ल आई कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। तो इमीडिएटली उन्होंने विज्ञान महाराज को कहा, जाओ जाओ देखो राजा क्या कर रहा है। तो फिर विज्ञान महाराज दौड़ते दौड़ते गए, राजा महाराज का कमरा बंद है, कमरा खटखटाया, कोई उत्तर नहीं आ रहा है भीतर में से। तो विज्ञान महाराज ने आकर के स्वामी जी को कहा कि राजा महाराज तो अपने कमरे में है, कमरा खोल नहीं रहे हैं, दरवाजा बंद है। तो फिर स्वामी जी खुद गए दौड़ करके, दरवाजा खटखटाया, राजा बाहर आओ बाहर आओ। तो फिर राजा महाराज ने आंखों के आंसू पोंछे, कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला स्वामी जी राजा महाराज को आलिंगन करके इतना जोरों से रोना शुरू कर दिया कि भाई तुम तो ठाकुर के मानस पुत्र स्वयं हो, गुरु महाराज तुमको इतना प्रेम करते थे, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति, तुम्हारी आध्यात्मिक सिद्धियों के सामने मैं फीका पड़ जाता हूँ और मैंने ना कि तुमको इतना बुरी तरह से डांटा, प्लीज मुझे क्षमा कर दो, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं बड़ा ही इम्पेशेंट हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मृत्यु समय नजदीक आ रहा है और मैं देख करके जाना चाहता हूँ कि गुरु महाराज का कार्य मैंने एक प्रगति के पंथे पे लाके खड़ा किया है और इसके लिए मैं इम्पेशेंट होकर के तुमको डांट रहा था, प्लीज मुझे क्षमा कर दो। और ऐसा बोल करके स्वामी जी इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं और राजा महाराज अपनी रुलाई भूल गए और स्वामी जी को शांत करने में लग गए। तो देखिए कि ये मठ के जितने भी गुरु भाई थे, जितने भी साधु सन्यासी थे, पता था कि ये स्वामी जी यदि डांटेंगे तो समझ लेना कि उनके हृदय में हमारे प्रति कितना प्रेम है। यह जो एक वो जो सुंदर कहानी है कि दुर्गा पूजा बेलूर मठ में हो रही है, माँ शारदा देवी आई है बेलूर मठ में और स्वामी जी ने जाकर के माँ को प्रणाम करके कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे बुखार हो जाए। तो माँ तो बड़ी टेंशन में आ गई कि ये नरेन क्या मांग रहा है। वो पूछती है, बेटा तुम ऐसा आशीर्वाद क्यों मांग रहे हो। तो स्वामी जी ने कहा कि देखिए ये बच्चे तो बेचारे कितने दिनों से प्राणपण मेहनत कर रहे हैं दुर्गा पूजा सक्सेस होने के लिए, किंतु मेरा नेचर अभी आजकल ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा भी मुझे कोई त्रुटि या कमी देखती है तो मैं एकदम गाली देना शुरू कर देता हूँ, एकदम डांटना शुरू कर देता हूँ। हो सकता है कि उनको 2-3 झपट में मार दूं, मारामारी भी कर दूं, पिटाई भी कर दूं, कोई ठीक नहीं है। और ये तो स्वामी जी तो पहलवान थे, तो अभी वो पिटाई करेंगे तो क्या होगा वो समझ लीजिए। तो स्वामी जी कहते हैं कि मुझे बुखार दे दीजिए, मैं बुखार लेकर के पड़ा रहूंगा, जब ये उत्सव दुर्गा पूजा समाप्त हो जाएगी फिर से मैं खड़ा रहूंगा, जिससे कि मैं अपने गुरु भाई या तो फिर ये मठ के जो यंग साधु सन्यासी है उसके ऊपर में अत्याचार न बरसाऊं। तो अभी माँ ने क्या कहा तो वो तो पता नहीं, किंतु स्वामी जी को सही सही बुखार आ गया।
किंतु जैसे ही दुर्गा पूजा समाप्त हुई, माँ शारदा देवी फिर से स्वामी जी के पास में गई, कहा कि नरेन, दुर्गा पूजा तो हो गई है समाप्त, तुम खड़े हो जाओ अभी। तो साथ साथ में ही ये बात माँ स्वयं कह रही है। माँ कहती है कि जैसा ही मैंने उसको ऐसा कहा, नरेन ने बुखार को फेंक करके फिर से खड़ा हो गया। तो देखिए कि आपके हृदय में यदि सामने वाले के प्रति सहानुभूति है, प्रेम है, तो आप उनको डांटेंगे भी, आप उनकी निंदा भी करेंगे, पिटाई भी कर देंगे, गाली भी देंगे, तो सामने वाला आपकी बातों को सुनेगा, क्योंकि आपके हृदय में उसके प्रति प्रेम है। किंतु आपके हृदय में उसके प्रति घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, हेट्रेड है, तो उसके भले के लिए भी यदि आप कुछ भी कहेंगे ना, वो सामने वाला सुनने वाला नहीं है। दिस इज अ कॉमन साइकोलॉजी। और इसीलिए यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि देखिए, भगवान बुद्ध के हृदय में पूरे मानव समाज के प्रति करुणा थी, बोल करके वैदिक संस्कृति की अवनति के समय जो भारतीय समाज की अवस्था थी, भगवान बुद्ध उनको एक बिल्कुल नए पथ के ऊपर में लाने को समर्थ हुए। या तो फिर हम इस तरह से कहेंगे कि भगवान बुद्ध ने उनको वैदिक धर्म का ही सही सही हार्ट क्या है, आत्म तत्व वो बताया, कहा कि कर्मकांड को छोड़ो, ज्ञान कांड की ओर आगे बढ़ो। वैदिक धर्म का ही रियल हार्ट क्या है वो समझाया। बाद में बुद्ध के जो फॉलोवर है, उन्होंने बुद्ध के नाम का बेनिफिट उठा करके उनको भ्रमित करके दूसरे धर्म में ले गए। तो किंतु ये कैसे पॉसिबल हुआ कि पूरी भारतीय जनता को भ्रमित करके दूसरे रास्ते पे ले जाना? उसके पीछे का जो फंडामेंटल रीजन था, भगवान बुद्ध की करुणा और प्रेम। और यही करुणा और प्रेम 1000-2000 साल के बाद में वही आचार्य गणों के हृदय में प्रकट हुई। यही आचार्य गण फिर से भारतीय समाज की स्तुति करके, निंदा नहीं करके, भारतीय समाज की ओर प्रेम और करुणा रख करके बुद्धिज्म से फिर से उनको सनातन धर्म की ओर लाने में सक्षम हुए। किंतु यहाँ पे एक बात समझनी है। स्वामी जी कहते हैं कि ये जो ब्राह्मीण और क्षत्रिय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वेदांता एंड थियोरेटिकल मायाजाल, इन दोनों में जो स्प्लिट हो गया था, वो स्प्लिट उस समय भी बनी रही। ये शंकराचार्य के समय में शंकराचार्य खुद इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटेलेक्चुअल एकेडमिक थे कि वो एक जो दोनों को इकट्ठा करना है, कि भगवान बुद्ध का हृदय और ये जो ब्राह्मण लोगों की तीव्र मेधा शक्ति, इन दोनों को इकट्ठा नहीं कर पाए। रामानुजाचार्य ने किया है। वैसे रामानुजाचार्य को जब भी उनके गुरु ने मंत्र दिया, कहा कि ये मंत्र किसी को देना मत, ये मंत्र तुमको सिद्ध करेगा, दूसरों को बता दोगे तो तुम सिद्ध नहीं होगे, दूसरे हो जाएंगे सिद्ध, किंतु तुम नहीं होगे। तो रामानुजाचार्य ने सर्वप्रथम कार्य किया, सबको बुला करके सबके भीतर में मंत्र बांटना शुरू कर दिया, अपना जो भी हो, लोगों का कल्याण हो। किंतु तो यह समन्वय हालांकि रामानुजाचार्य ने किया था, किंतु फिर भी उनके भीतर में जो तीव्र मेधा शक्ति होनी चाहिए थी, जो शंकराचार्य की थी, वो शायद रामानुजाचार्य की नहीं थी। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि स्प्लिट अभी भी बना हुआ है। वैदिक युग में भगवान बुद्ध के आने के समय ये जो दोनों अलग हो गए, शंकराचार्य दोनों को इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। यह इकट्ठा करने का कार्य ब्राह्मीण की तीव्र मेधा शक्ति और क्षत्रिय का विराट विशाल हृदय, इन दोनों को कंबाइन करने का कार्य अभी भी बचा है, और वो कार्य करने वाले हैं भविष्य में श्री राम कृष्ण। तो यह स्वामी जी का पूरा एनालिसिस है अपने हिंदू धर्म का। शंकराचार्य के बारे में क्या कहते हैं? दो चीज कहते हैं फंडामेंटली, कि सबसे पहले तो शंकराचार्य जो रिफॉर्म लाना चाहे हैं, वो अपने हृदय में प्रेम और अपने होठों पे आशीर्वाद दे करके वो रिफॉर्म लाए हैं, बोल करके हिंदू समाज ने उनकी बात सुनी। यह एक पॉइंट है। दूसरा, कि ये जो स्प्लिट थी ब्राह्मीण और क्षत्रिय थियरी और प्रैक्टिस, वो स्प्लिट अभी भी बरकरार है, और वो जो स्प्लिट है वो कंबाइन करने का कार्य भविष्य में श्री रामकृष्ण करने वाले हैं। तो यह हो गया शंकराचार्य के पॉइंट का एक सारांश। इसको अभी जब नेक्स्ट क्लास होगा, इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। देखिए, टीचर को यदि हम 4 कैटेगरी में बांटे, टू समराइज अगेन, एक है कि उसका हार्ट में लव है और मुंह पे भी बड़ी अच्छी बातें करता है, वो कैटेगरी 1 हो गया।
दूसरा है कि हृदय में उसके सबके प्रति घृणा है, हेट्रेड है, और बातें भी ऐसी ही करता है। वो दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरा, जैसे आपने कहा कि हृदय में तो घृणा है किंतु मुंह पे अच्छी बातें करना प्रयास करता है, किंतु वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, वो हार्ट देख लेगा। वी ऑलवेज लुक एट हार्ट। वो सभी के साथ में है, किसी का ये स्पेशलिटी नहीं है। छोटा बच्चा भी होगा, अरे कुत्ता भी होगा, कुत्ते को आप थोड़ा सा प्रेम करेंगे, कुत्ता वो फट करके आपको रिस्पॉन्ड करेगा, बिकॉज ही सीज द लव। और चौथा है, जैसे स्वामी जी का, हृदय में अनंत प्रेम है किंतु लोगों को डिसिप्लिन करना है तो मार भी देंगे, को फर्क नहीं पड़ेगा, हमको प्रेम दिखता है। अभी 4 कैटेगरी में यदि हम टीचर को बांटे, देखिए कि स्वामी जी ने कहा है कि रिफॉर्मेशन इज मोर सब्जेक्टिव देन ऑब्जेक्टिव। वो जो ग्रेट स्टेटमेंट स्वामी जी का वो था कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, यदि मेरे पास में यहाँ पे है कि इट्स मोर सब्जेक्टिव देन ऑब्जेक्टिव। ये हाँ, यस, वर्क अगेंस्ट इविल इज मोर सब्जेक्टिव देन ऑब्जेक्टिव। ये जो स्वामी जी ने कहा कि जितना भी रिफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, वो एक्चुअली वी हैव टू रिफॉर्म अवर सेल्फ। समाज को आप क्या सुधारेंगे? समाज है वो जैसे 50% इविल 50% गुड। यदि यह समझ में आ जाए तो मैं ये जो भीतर में से जुनून होता है कि इसका कुछ नहीं होने वाला है, या एकदम मैं ये हो जाता हूँ। मेरा खुद का जो रांची का अनुभव था, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था एक समय में। मुझे लगता था कि मेरी जो इच्छा है उसके अनुसार मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। बाद में मुझे यह सब समझ में आया कि देखिए कि समाज का नेचर है जो है। 50% स्टूडेंट है आपके, वो प्रोग्रेस करेंगे, 50% नहीं करेंगे। आप अच्छे टीचर हो, कुछ भी हो, यू कैन नॉट चेंज द फंडामेंटल रूल ऑफ द गेम। देन बाय टीचिंग यू इंप्रूव योर सेल्फ। यदि टीचर यह समझ ले कि मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ एक्चुअली मैं अपने को पढ़ा रहा हूँ, अपने को मैं सिखा रहा हूँ, देन वो टीचर सही में ग्रेट हो जाएगा। वो जो मनसुख मास्टर की कहानी जैसे हमने देखी थी, मोरारी बापू ने कही थी कि वो डाकोर के बगल में रहते हैं, रणछोड़ राय का मंदिर है, कितने डिवोटी आते हैं, किंतु मनसुख मास्टर अपनी बीवी को कह देते हैं कि किसी को भिक्षा नहीं देनी। अभी बीबी बड़ी उसकी भक्तिमती है, तो अभी एक दिन साधु लोग आए तो मनसुख मास्टर नहीं थे, तो बीवी ने भिक्षा दे दी। तो अभी वे लोग भिक्षा लेकर के साधु लोग जा रहे हैं खुशी खुशी, सामने से देखा मनसुख मास्टर आ रहे हैं। अभी उन्होंने देख लिया कि बीवी ने भिक्षा दी है, तो अभी वो क्रोध करने ही वाले थे। एक साधु समझ गया कि माजरा क्या है। बोला कि उसने सोचा कि हमारी वजह से इतनी भक्तिमती महिला को डांट पड़ेगी, तो उन्होंने जाते जाते मनसुख मास्टर को स्पर्श कर दिया। और जैसे ही स्पर्श किया, वो भीतर में था ही ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि नहीं था। स्पर्श करने से कुछ नहीं आता। स्पर्श एक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है जो कि भीतर का जो सत्व है उसको जैसे कि जागृत कर देता है। तो वो सत्व जो जागृत हुआ, आखिर में वो कितने मैंने एक बड़े संत के रूप में वो ये हो गए। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन इंटरनल जर्नी। सिखाता हूं बच्चे को, सीख रहा हूं मैं खुद। देखिए, ये लव जो है या एम्पैथी या सिंपैथी है, दिस इज नॉट परफॉर्मेटिव इस अर्थ में कि मुझे दिखाना नहीं है, मुझे फील करना है। अभी जैसे वो हमने उस कंट्रोवर्सी को देखा था, एक बड़े सीनियर व्यक्ति ने ऐसा कहा कि माँ ने श्राप दिया, ये घटना में सत्य मानता ही नहीं हूं। जो समाधि जिसको प्राप्त हुई, श्राप कैसे दे सकता है? जबकि मेरी दृष्टि से माँ अवतार है, उसकी सबसे बड़ा प्रूफ ही है कि माँ ने श्राप दिया। अदरवाइज इफ शी इज सो परफेक्ट कि मैं तो उस आइडियल को कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। मैं खुद अपने जीवन में ऑब्जर्व कर रहा हूं, आई एम सो इम्परफेक्ट। नाउ इफ मदर इज ऑल्सो 1% imperfection is there, then I can at least aspire कि I can be someone like her. So this imperfection is there in our life. स्वामी जी मार देते थे, डांटते थे, माँ श्राप देती थी, ठाकुर हृदय की पिटाई कर देते थे। These are the examples कि even if you reach the pinnacle of spiritual Himalayas, spiritual Everest, you are never going to be performatively perfect. इस अर्थ में कि आपका बिहेवियर कभी परफेक्ट नहीं होने वाला है, बट योर हार्ट कैन बी परफेक्ट। So perfect heart and perfect performance are two different things. We should never, जो perfect performance करता है ना, या तो वो फेक है, हाइपोक्राइट है, उसका हृदय में कुछ है, मुंह पे कुछ बोलता है, या तो फिर वो ईश्वर है। बोथ द थिंग्स वी डू नॉट वांट टू डू। मैं ईश्वर बनने नहीं वाला हूं और मुझे फेक पर्सन बनना नहीं है, हाइपोक्राइट बनना नहीं है। मेरे लिए आइडियल है कि मैं हार्ट को परफेक्ट करूं। डज नॉट मैटर कि मेरा परफॉर्मेंस क्या है, मेरा एक्सटर्नल बिहेवियर क्या है, वो इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। डांटना है, डांट दीजिए। स्वामी जी डांटने में कम नहीं थे, किसी को भी डांटते थे जोर। ठाकुर खुद स्वामी जी को डांट देते थे।
तो ये जो डांटना है, डिसिप्लिन करना है, वो गलत कुछ नहीं है। आपकी जो इन द परफॉर्मेंस ऑफ योर ड्यूटी जो आता है, यदि आप नहीं डांटेंगे देन यू आर नॉट सिंसियर टू योर ड्यूटी। जो आपके अपने जो कार्य है उसको आपने न्याय नहीं दिया है, आपका जो धर्म है मैनेजर का उसको आप न्याय नहीं दिए हैं, तो वो डांटना है डांट दीजिए। बट हैव ए पैरेलल जर्नी ऑफ परफेक्टिंग योर हार्ट, कि बीच बीच में ठाकुर जैसे कहते हैं वने मने कोणे, वन में जा, इन अ फॉरेस्ट रिट्रीट, इन अ कॉर्नर ऑफ आवर होम और इन द कॉर्नर ऑफ आवर माइंड, बैठ करके मुझे इंट्रोस्पेक्ट करना है, माइंड को प्योरीफाई करना है। ये एक बात याद रखनी है कि मैंने उसको डांटा तो मैंने डांटा इसलिए क्योंकि वो उसका ड्यूटी ठीक नहीं कर रहा था, नहीं कि उसके प्रति व्यक्तिगत कोई मेरा द्वेष है। ये आजकल चलता है ना, मैं इस तरह की ऊंची जाति का हूँ, वो नीची जाति का है, तो फिर मैं उसके प्रति पहले से ही प्रेजुडाइज होकर रहूंगा। ये प्रेजुडाइज अपने में न घुस जाए उसके प्रति, क्योंकि वो उसका काला है, जैसे अमेरिका में ये रेसिज्म है, या तो फिर ये रिलीजियस एंटेगोनिज्म है, मेरा धर्म अलग है उसका धर्म अलग है इसके लिए मैं उसको धिक्कारता हूँ, मेरी जाति अलग है उसकी जाति अलग है बोल करके मैं इसको धिक्कारता हूँ, मैं अपर क्लास हूँ वो लोअर कास्ट है इसके लिए मैं धिक्कारता हूँ उसको। वो प्रेजुडाइज नहीं आ जाए अपने ऊपर में। दैट इंट्रोस्पेक्शन दैट वी शुड डू, मने वने और कोणे, एवरी वंस इन ए वाइल रिट्रीट में जाकर के इतना अपने हृदय को टिक कर लेना है। डांटते हैं वो गलत नहीं है, किंतु डांटना इट शुड बी आउट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी रेदर देन टुवर्ड्स एनी पर्सनल प्रेजुडाइज। यहाँ पे क्या है ना, इजी आंसर नहीं है, एवरी आंसर इज अ लॉन्ग टर्म आंसर। ये देखिए जो सांप का एग्जाम्पल दिया ना, तो देखिए अब ये स्वामी जी के साथ में कॉन्ट्रास्ट कैसे होता है। ठाकुर ने कहा सांप को कि आत्मरक्षा के लिए तुम डसेगे नहीं किंतु फौंस तो करना है, माने, किंतु यहाँ पे देखिए स्वामी जी जैसे राजा महाराज को इस तरह से डांटते हैं कि वो ठाकुर का उपदेश जैसे, और क्योंकि बाद में ही ठाकुर कहते हैं कि साधु को किंतु यह भी नहीं करना है, वेरी क्लियर कि साधु को फौंस भी नहीं करनी है। ऑन दी अदर हैंड स्वामी जी का जिस तरह से बिहेवियर था, इतना डांटते थे, इतना नाराज हो जाते थे, समटाइम्स वी फील कि किसा ये पैराडॉक्स है, राइट। आप थियरी लगा करके आप इसको रिकंसाइल कर सकते हैं, बट पैराडॉक्स इज देयर। वो मारवाड़ी का खाना लेके आए थे तो इसको मत खिलाओ, किंतु नरेन के भीतर में ज्ञानाग्नि है, सब हजम हो जाएगा। किंतु सामने देखिए माँ का भी, माने यदि बच्चों को कहते हैं कि 2 से ज्यादा रोटी नहीं खिलानी है तो माँ उनको डांट देती है कि मेरे बच्चों की चिंता मैं करूंगी। ये वो साधु लोगों को दोनों ओर से रक्षा है। यहाँ पे स्वामी जी का एग्जाम्पल है, यहाँ पे माँ रक्षा करने वाली है। वो जो ठाकुर ने कहा ना कि ये ऐसी औरत को जिसका चरित्र अच्छा नहीं, मेरे पास खाना लेके क्यों भेजती हो, तो माँ ने कहा कि माँ बोले ऐसे डांट ले आमी किंतु थाकते पारबो ना, माँ बोल करके आके जो भी कोई भी मांगेगा मैं फिर रह नहीं पाऊंगी। तो ठाकुर ने माँ को सुधारने का प्रयास तो किया, किंतु माँ के मातृत्व के सामने हार मान ली। गंभीरानंद जी स्वयं ये बात लिखते हैं कि ठाकुर ने माँ के मातृत्व के सामने हार मान ली ना। देखिए इन लोगों का इम्परफेक्शन देख करके हमको भरोसा मिलता है। ये लोग 100% परफेक्ट होते तो हमारी नजरों से हमारी कहाँ पे ऊपर होंगे। वी कैन नेवर एस्पायर टू बी लाइक देम। इम्परफेक्ट है तो बोल के अरे ठाकुर का भी ऐसा होता है तो फिर हम किस खेत की मूली है। कोई भी ग्रेट इंस्टीट्यूशन होता है ना, उसके पीछे में लव होता है। यदि लव नहीं होगा ना, इवन देयर इज अ ऑनर अमंग थीव्स ऑल्सो। चोर लोग जो होते हैं उनके भीतर भीतर में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि भाई तुमको हमारे आपस में चीटिंग चोरी नहीं करनी है, एक चोर दूसरे चोर से चोरी नहीं करेगा। वो आप दूसरे लोगों से जितना चोरी करो, एक चोर दूसरे चोर से चोरी नहीं करेगा। मैंने देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट इवन अमंग थीव्स। सो वो एक क्या है कि देयर इज अ बॉन्ड ऑफ लव। यदि होगा तो इंस्टीट्यूशन बनेगा, अदरवाइज नो इंस्टीट्यूशन। आज फैमिली है, फैमिली हैप्पी फैमिली भी देखे हैं, अनहैप्पी फैमिली भी देखे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम कि बॉन्ड ऑफ लव है। यदि प्रेम है तो उस घर के बच्चों के भीतर में हमको वो दिखेगा। ये शेरलॉक होम्स की एक कहानी है। शेरलॉक होम्स को बताया गया कि हमको ना एक पर्सन के ऊपर में डाउट है कि जो कि वो मर्डर करता है, किंतु हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है। तो और हम इसके लिए ना अभी हम इसके ऊपर में हम डाउट नहीं कर रहे, हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो शेरलॉक होम्स को लगा कि पहले तो आप ये बताइए कि इनिशियल डाउट कैसे आया इस व्यक्ति के ऊपर में। तो जो डिटेक्टिव था वो मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो बोला कि ये सब सर्कमस्टेंसेस थे, किंतु आखिर में एविडेंस नहीं मिला तो हमने उसको छोड़ के अभी दूसरे के प्रति हमारा डाउट है। तो शेरलॉक होम्स ने सोचा कि उसका इनिशियल इंसाइट तो था कुछ, तो वो जाकर के उस व्यक्ति के घर में गया।
अभी उस व्यक्ति को जिसके ऊपर इनिशियल डाउट था, उसके साथ में शेरलॉक होम्स बात करता है, वो व्यक्ति इतना सुंदर रूप से बात करता है कि इवन शेरलॉक होम्स खुश हो जाता है कि नहीं नहीं, ये तो मर्डरर हो ही नहीं सकता, बोल करके वो घर के बाहर आता है। देखता है इस व्यक्ति का लड़का, छोटा लड़का, एक चिड़िया को मार रहा है। फिर उसने उस बच्चे के पीछे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। अभी बच्चा तो मर्डरर नहीं है, मुश्किल से 5-6 साल का होगा, किंतु देखा ये बच्चा है ना, एनिमल्स को पकड़ करके टॉर्चर करता है, उसका मर्डर करता है। इमीडिएटली शेरलॉक होम वापिस आया। वो देखा कि यदि बच्चा ऐसा करता है तो उसका पिता क्या करता होगा, समझ लीजिए। तो जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं था, वो घर में वापस आया और फिर से अभी ये तो शेरलॉक होम्स है, उसने वो सब क्लू खोज निकाले और उसको मर्डरर के रूप में प्रूव कर दिया। बट व्हाट वाज द क्लू? कि लड़का जो है ही टॉर्चर्स एनिमल्स, दैट मीन्स कि उसके फादर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो दिस इज, ये जो घर हैप्पी होता है, यू कैन सी दैट वहां पे लव है, और अनहैप्पी है, यू कैन सी कि झगड़ा, कंकास, क्लेश है।